हेलो बच्चों, अपना आज का अगला टॉपिक होता है वृषण की आंतरिक संरचना। इसके पहले हमने वृषण की जानकारी या सीधा सीधा एक प्रश्न बनता है वृषण की औतकी को समझाइए या हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो उसके बारे में हमने समझा था। सामान्य जानकारी देखी थी कि मनुष्य के जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं होते हैं, कौन सी ऐसी जीवधारी हैं जिनके टेस्टिस शरीर से बाहर होते हैं, कौन सी ऐसी जीवधारी हैं जिनके टेस्टिस शरीर के अंदर होते हैं, वो कौन सा ऐसा जानवर है या स्तनधारी है जो अपने टेस्टिस शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी कर सकता है। अब अगला पॉइंट अपना टॉपिक बनता है वृषण की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में या वृषण की आंतरिक संरचना में हमें कुछ चित्र बनाए दिए गए हैं। इन चित्रों को हम देखेंगे और इनके आधार पे हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको समझेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का डायग्राम हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये मानव का वृषण है। मानव के वृषण की थोड़ी सी संरचना दी है। इसी संरचना को हम और अच्छी तरीके से देखें तो सबसे बाहर एक थैले की जैसी संरचना बनाई गई है जिसे हम वृषण कोश या स्क्रोटम सैक कहते हैं। इस स्क्रोटम सैक के अंदर एक अंडे की जैसी संरचना होती है जिसको हम वृषण या टेस्टिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, वृषण कोश के अंदर जो वृषण होते हैं ये दोनों के दोनों एक तंतु से या एक कोशिका से या एक संरचना से जुड़े रहते हैं जिसे हम गुबर्नाकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुबर्नाकुलम। पॉइंट यहाँ पे बनता है गुबर्नाकुलम क्या होता है? तो गुबर्नाकुलम यह एक ऐसी संरचना होती है जो वृषण को वृषण कोश से जोड़ने में हेल्प या सहायता करती है। अब अगला पॉइंट अपना बनता है वृषण के अंदर कुछ छोटी छोटी पालियाँ होती हैं। जैसे ये एक पूरी पाली दी हुई है, ये एक पूरी पाली दी हुई है, ये एक पूरी पाली दी हुई है। इन पालियों को हम वृषण पालिका या वृषण पाली या टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 से 300 वृषण पाली होती है। ध्यान देना बच्चों, ये नीट का और बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव या सही विकल्प में क्वेश्चन आता है कि मानव के एक वृषण में कितनी वृषण पालिका होती हैं, तो 250 से 300 वृषण पालियाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद देखें, इन वृषण पाली में पतली पतली नली के आकार की संरचनाएं होती हैं। ये नली प्रत्येक पाली में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं या तीन भी हो सकती हैं। इन वृषण पाली में जो ये पतली पतली नलियां हैं, इन नलियों को शुक्रजनक नलिका कहते हैं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, शुक्रजनक नलिका ऐसी नलिका जो शुक्र या स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करेगी, इसे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रत्येक लोब में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर की और आंतरिक संरचना देखें तो अगर हम इन शुक्रजनक नलिकाओं को या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ से कट करते हैं, अगर ऐसे कट करते हैं, जैसे मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल को हमने यहाँ से कट किया तो हमें यहाँ पे इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देंगी। अब इस तरीके की संरचनाएं देखें तो यहाँ पे ऐसी संरचनाएं होंगी। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिका होती है, इन शुक्रजनक नलिका ये दो स्तर से बनी होती है। एक बाहरी स्तर होती है, एक भीतरी स्तर होती है। ध्यान देना बच्चों, जो शुक्रजनक नलिका होती है दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, एक बाहरी स्तर, एक भीतरी स्तर। जो बाहरी स्तर है, जो मैंने ये रेड कलर की जो संरचना बनाई है, इसे हम ट्यूनिका प्रोपीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपीरिया। इसके बाद जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक स्तर होती है, ये भी दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन दो प्रकार की कोशिकाओं में एक कोशिका होती है बड़ी, एक कोशिका होती है छोटी। अब यहाँ पे देखें तो जो बड़ी कोशिका होती है, ये बड़ी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है। इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका या सस्टेंटिकुलर कोशिका कहते हैं, जो पोषण प्रदान करती है। पोषण अर्थात किसको प्रदान करेगी? ये जो भविष्य में शुक्राणु बनेंगे उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। ये तो हो गई बड़ी बड़ी कोशिकाएं। अब आती हैं यहाँ पे इन बड़ी कोशिकाओं के बाद में ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, ये होती हैं अपनी छोटी छोटी सेल। ये छोटी छोटी कोशिकाएं जिनको हम मेल जर्म सेल कहते हैं या नर जर्म कोशिका कहते हैं। यही नर जर्म कोशिका आगे जाके शुक्राणु या स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी।
अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं या स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लीडिक कोशिका या लेडिक कोशिका या अंतस्थ कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये लीडिक कोशिकाओं को क्वेश्चन बनता है कि लीडिक कोशिकाएं कहाँ पे होती हैं, तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में या शुक्रजनन नलिका के बीच में कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम लेडिक कोशिका या अंतस्थ कोशिका कहते हैं। अब मान लो ये जो सेमिनिफेरस नलिका है, इसको मैंने यहाँ से कट किया, इसको भी कट करते हैं, कट के इसकी काट देखते हैं तो ये हमें बीच में इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इस संरचना में ये अपनी होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, इन सर्टोली कोशिकाओं के बीच में लेडिक कोशिकाएं होती हैं, और इन लेडिक कोशिकाओं के बाद जो सर्टोली कोशिकाएं, इसके अंदर क्या होती हैं, जर्म कोशिका, जो आगे जाके क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पर्म। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई समस्या होती तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे। अगला टॉपिक अपना होता है, इसी के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने देखा था, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, 250 से 300 लोब होते हैं, जिसको हम वृषण पाली कहते हैं। वृषण पाली के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक पाली में एक कोशिका हो सकती है, दो कोशिका हो सकती है, 30 कोशिका हो सकती हैं। इन कोशिकाओं को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिका कहते हैं। अब इन दो शुक्रजनन नलिका के बीच में देखें तो हमने देखा था, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये दो लेयर से मिलकर बनी होती हैं या दो स्तरों से मिलकर बनी होती हैं। एक बाहरी स्तर होता है, एक भीतरी स्तर होता है। बाहरी स्तर को हम ट्यूनिका प्रोपीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपीरिया। और आंतरिक स्तर होती है, ये फिर से दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कुछ कोशिकाएं होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम मेल जर्म सेल कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लीडिक कोशिका या अंतस्थ कोशिका या अंतराली कोशिका या इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालते हैं। कौन सा हार्मोन निकालेंगे, एंड्रोजन हार्मोन निकालेंगे। यही एंड्रोजन हार्मोन आगे जाके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से संबंधित होगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए ये हार्मोन कैसे निकलते हैं, इसके लिए हम एक नोट देखें। नोट में हमने देखा, जैसे ही कोई लड़का या बॉय 12 से 14 साल का होता है, कैसा, जैसे ही कोई लड़का 12 से 14 साल का होगा, अर्थात इसमें यौवन प्रारंभ हो जाएगा या प्यूबर्टी की स्टेज आ जाएगी। जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाएगी तो हमें पता है इसके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो इसके फोर ब्रेन वाले पार्ट में फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है डायनेसेफ्लॉन। इस डायनेसेफ्लॉन में एक और पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ध्यान देना बच्चों, ये हाइपोथैलेमस कैसा होगा, जैसे मान लो ये एक कमरा है, डायनेसेफ्लॉन है। इस डायनेसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये छत हो गई, एक ये दीवारें हो गई, और ये एक हो गया फर्श। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। इन पार्ट को बोलते हैं, माफ़ करना बच्चों गलती हो गई, इस वाले पार्ट को हम एपिथैलेमस बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं, और ये जो फर्श वाली संरचना है इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस से एक घंटी के जैसी एक संरचना होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो जैसे ही कोई बालक 12 से 14 साल का होता है या कोई लड़का 12 से 14 साल का होता है, तो इसके हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक स्रावी हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान देना, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है, ये तीसरा पार्ट ये होता है। यहाँ से 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यहाँ से 1 प्रकार के हार्मोन निकलता है, जो आगे जाके इसी भाग में आ जाता है। और इस वाले पार्ट से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इस वाले पार्ट में देखें, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हमें अभी 6 प्रकार के हार्मोन नहीं देखने हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे थे, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से एक ग्रंथि, एक हार्मोन निकलता है। कौन सा, GnRH। ये कहाँ पे जाएगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा इस वाले एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट में। यहाँ से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक तो LH, दूसरा SH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन निकल के कहाँ पे जाएंगे, टेस्टिस पे जाएंगे। टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाओं के पास जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सर्टोली कोशिकाओं के पास। अब ये एलएच हार्मोन जैसे ही सर्टोली कोशिकाओं के पास आता है तो वहां से ये कहाँ पे जाएगा, लीडिक कोशिकाओं के पास जाएगा। लीडिक कोशिकाओं को ये प्रेरित करेगा क्या करने के लिए, एंड्रोजन हार्मोन या पुंजन हार्मोन निकालने के लिए। जैसे ही ये लीडिक कोशिकाओं को प्रेरित करेगा पुंजन हार्मोन को निकालने के लिए, पुंजन हार्मोन जैसे ही निकलता है तो ये क्या करेगा, तरीके से